शासन के निर्देश, उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुपालन में जनपद बस्ती के भारत एवं स्काउट गाइड के डीओसी श्रीमान अमित कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में एवं उनकी टीम के नेतृत्व में गन्ना विकास इंटर कॉलेज मुंडेरवा के पावन प्रांगण में खेल शिक्षक, विद्यालय के खेल शिक्षक श्रीमान संतोष कुमार पांडे जी, जो विद्यालय के स्काउट एवं गाइड के ट्रेनर भी हैं, इनके कुशल निर्देशन में एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रदेश के सर्वोच्च शिक्षा सम्मान राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान उमाशंकर यादव जी के कुशल नेतृत्व में तथा विद्यालय के वरिष्ठतम प्रवक्ता श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी की देखरेख में आज बच्चों के माध्यम से गांव-गांव, जन-जन तक इस बात का जागरण फैलाया जा रहा है कि किसान पराली न जलाएं। इस अवसर पर मुझे भी सीमित वक्त दिया गया है बोलने का। समय की मर्यादा रखते हुए मैं कम समय में इन बच्चों को पराली न जलाएं, आखिर पराली क्यों न जलाएं, इसके संबंध में वैज्ञानिक कारणों से अवगत कराऊंगा। प्यारे बच्चों, छात्रों एवं छात्राओं, आज हम सभी लोग पेपर के माध्यम से अवगत हैं, शासन का निर्देश है, उच्च अधिकारियों के आदेश हैं कि जन जन तक यह जागरूकता फैलाई जाए कि भारतीय किसान धान कटने के बाद जिन्हें वह अनावश्यक डंठल समझते हैं धान का, जिसे आप पराली अथवा सामान्य देसी भाषा भोजपुरी भाषा में पुआल कहते हैं, उसे न जलाएं। तो मैं आपको वैज्ञानिक कारण बताऊं कि आप किसान इस अवशिष्ट पदार्थ पराली को क्यों न जलाएं। आइए उसके संबंध में थोड़ा सा सूक्ष्म समय में हम चर्चा करते हैं। किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को जलाने से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषाक्त गैसों की मात्रा अधिक होती है, जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। प्रायः पेपर में यह चर्चा का विषय है कि दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाकों में किसान पराली न जलाएं। इसका भौगोलिक कारण मैं आपको बताऊं। दिल्ली थोड़ा ऊंचे स्थान पर स्थित है। अन्य स्थानों की अपेक्षा उसके इर्द गिर्द जो स्थान जैसे हरियाणा और गुड़गांव जो स्थान हैं, इनकी अपेक्षा दिल्ली थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है और दिल्ली में निम्न वायुदाब क्षेत्र है। और आप जानते हैं कि वायुदाब पेटियों में भिन्नता के कारण हवाएं चलती हैं। तो दिल्ली में निम्न दाब है और अगल बगल के क्षेत्रों में जहां बड़े बड़े किसान हैं पराली जलाते हैं, वहां उच्च वायुदाब है और उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। तो जब किसान हरियाणा और गुड़गांव या दिल्ली के इर्द गिर्द इलाकों में पराली जलाते हैं तो वो सारा धुआं दिल्ली की तरफ आता है निम्न वायुदाब होने के कारण। इसलिए दिल्ली में रहने वालों को घुटन महसूस होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, वायु जहरीली हो जाती है जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं
कि केवल दिल्ली के इर्द गिर्द इलाकों में ही पराली जलाने से नुकसान नहीं है, किसी भी क्षेत्र में अपशिष्ट पदार्थ अर्थात पराली को जलाने से नुकसान हो सकता है। वायु प्रदूषण तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ मृदा की उर्वरता भी कम होती है। मैं आपको यहाँ बताऊं कि मृदा में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआंस, एल्गी अर्थात शैवाल, कुछ कवक अर्थात फंजाई, विभिन्न प्रकार के वर्म्स और निमेटोड्स। यह भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। और जब पराली जलाते हैं तो यह सभी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं, उनके बच्चे नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। यहाँ थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि भूमि में विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जैसे नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास जैसे किसानों के लिए उपयोगी सूक्ष्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में परिवर्तित करके भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। और आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि पौधे वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नहीं ग्रहण करते, वह नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने का कार्य भूमि में पाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोबैक्टर करते हैं। इसके अलावा जो लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे होते हैं, उनकी जड़ों की गांठों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके उस पौधे को उपलब्ध कराता है, अर्थात भूमि में नाइट्रोजन यौगिकों की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है और उन्हें नाइट्रोजन उर्वरक कम देना पड़ता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के शैवाल जैसे एनाविना और नोस्टॉक जैसे एक कोशिकीय शैवाल धान की खेतों में पाए जाते हैं। यह भी वही कार्य करते हैं जो यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। जो प्रगतिशील किसान हैं वह राइजोबियम कल्चर भी करते हैं। राइजोबियम कल्चर के माध्यम से भूमि का उपजाऊपन बढ़ाते हैं, इसीलिए उन्हें रासायनिक उर्वरक कम से कम देना पड़ता है, कम से कम रासायनिक उर्वरक अपनी फसलों में देना पड़ता है और उपज भी अच्छी हो जाती। इसके अलावा कुछ वर्म्स जैसे फेरेटिमा पास्थुमा, जिसे सामान्यतः हम लोग केचुआ कहते हैं, यह भूमि में बिल बना करके रहता है। अरे यह केचुआ तो भारतीय किसानों का मित्र भी है। यह प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है, इसको नेचुरल प्लाउमैन कहा जाता है। हलवाहा इसलिए कहा जाता है कि यह अपने बिल बनाते समय भूमि की उपजाऊ नीचे की उपजाऊ मृदा को ऊपर ले आता है, भूमि को भुरभुरी करता है, भूमि में कार्बनिक पोषक पदार्थों की मात्रा यह बढ़ाता है। अर्थात केचुआ भारतीय किसानों का मित्र है। भारतीय किसानों का ही नहीं, विश्व के समस्त किसानों का मित्र है, अर्थात इसको प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है। तो पराली जलाने से वायु प्रदूषण तो होता ही होता है, साथ ही भूमि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के शैवाल, वर्म्स, फंजाई और निमेटोड्स, ये सभी नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता कम होती है, उपजाऊपन घट जाता है और फसलें अच्छी नहीं होती। कभी कभी तो भूमि बंजर हो जाती है। अगर कई वर्षों तक लगातार आप ऐसा करें, खेतों में पराली जलाएं, तो भूमि के बंजर होने का डर रहता है, अर्थात उसके अनुपजाऊ
होने का डर रहता है। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इस बात पर फोकस करूं कि स्मॉग किसे कहते हैं और एरोसॉल किसे कहते हैं। धुआं सब लोग देखे होंगे और यह भी जानते होंगे कि धुआं कैसे निकलता है। किसी भी अपशिष्ट पदार्थ, लकड़ी जलाने, कोयला जलाने अथवा पराली जलाने से यह धुआं निकलता है। और धुआं जब धुंध में मिक्स हो जाता है, अर्थात स्मोक जब फाग में मिक्स हो जाता है तो ही स्मॉग कहलाता है। और स्मॉग में नमी अधिक रहने के कारण यह वायु में काफ़ी नीचे तक यानी निचली सतह पर काफ़ी आ जाता है और हम लोग जहाँ से वायु लेते हैं वहाँ स्मॉग बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, गहरा धुंध छा जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है और सांस लेने में परेशानी होती है। बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, दम घुटने लगता है इस स्मॉग से। और फाग तो आप जानते ही हैं, जिसे आप कोहरा कहते हैं। इस कोहरे का निर्माण कैसे होता है? जब पानी वाष्पित होता है तो यह छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में वायुमंडल में जाता है और जब तापमान कम होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह निचली सतह पर आने लगता है और यह फाग हानिकारक तो उस समय बहुत अधिक हो जाता है जब उसमें स्मोक मिल जाता है, तो यही स्मॉग कहलाने लगता है। और स्मॉग स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़े संबंधी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। और मैं आपको यहाँ एक बात ये भी बताऊं कि यह जो स्मॉग है इससे भी खतरनाक एरोसॉल होता है। जब स्मॉग में फैक्ट्रियों से निकलने वाले सूक्ष्म ठोस कण अर्थात यह सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स उसमें मिक्सअप हो जाते हैं तो वही एरोसॉल कहलाने लगता है। और एरोसॉल तो स्मॉग की अपेक्षा कई गुना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, मैं आपको आदेश तो नहीं दे सकता, आपसे केवल निवेदन कर सकता हूं कि प्लीज़ वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए और अपने खेतों की उर्वरता को बनाए रखने के लिए प्लीज़ एंड प्लीज़ आप पराली न जलाएं। थैंक यू।